स्वागत दोस्तों, एक नई क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जैसा कि हम पिछली कुछ कक्षाओं से करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज सिटीजनशिप। इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएस प्री एग्जाम हो गया, यूपीएससीएस का आरओआर हो गया, 70 बीपीएससी प्री परीक्षा हो गई और अन्य एक दिवसीय एग्जाम जो भी हमारे लाइफ में आते रहते हैं, हम जिनकी तैयारी करते रहते हैं, सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत पॉलिटी के नजरिए से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2009 और मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। जो 4 राज्य दिए गए हैं वह हैं आपके छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड। इन चारों को आपको क्रम से बताना है कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा राज्य बाद में बना, उस क्रम में इनको लगाना है। तो चारों राज्यों पे डिस्कस करें, अगर हम नजर डालते हैं तो सिक्किम हमारा 1975 में बना, अरुणाचल 87 में बना, छत्तीसगढ़ 2000 में बना, लेकिन ये 1 नवंबर 2000 में बना, और झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। अब इनको अगर क्रम में लगाएं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 पे आता है 4, नंबर 2 पे आता है 2, फिर 1, फिर 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाई? राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो उसने कितने संघ राज्य क्षेत्रों को और कितने राज्य क्षेत्रों को बनाया भारत संघ के अंतर्गत? जो मूल संविधान बना उसमें ABCD 4 टाइप के राज्य थे, और इन ABCD चारों टाइप के राज्यों को खत्म करके 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। किसने की थी? प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1956 में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जो भारत में कुछ तो स्टेट्स होते हैं, सिंपल स्टेट्स, और कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूटीज होती हैं। कुछ जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, इनका शासन कौन करता है? जो यूटीज होती हैं, इनका शासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृहमंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। तो इसका शासन किया जाता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अपने एक कैंडिडेट के माध्यम से, जिसे उपराज्यपाल या प्रशासक कुछ भी कहा जा सकता है, उसके माध्यम से इन यूटीज का प्रशासन करवाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें इनके गठन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। आरोही क्रम का मतलब है कि पहले हम सबसे पहले गठित होने वाला राज्य, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद, इस तरीके से गठन के अनुसार हम राज्यों का क्रम बनाएंगे। हरियाणा, तो हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। नागालैंड, इसका गठन हुआ 1963 में। सिक्किम, ये 1975 में। और मेघालय, इसका गठन हुआ 1972 में। अब इनको क्रम के अनुसार आप आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले 63, फिर 66, फिर 72, फिर 75, यानी कि 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले हरियाणा का गठन हुआ, जो कि पंजाब के जो खड़ी बोली पुट वाला हिस्सा था, उसे अलग करके हरियाणा बनाया गया था।
प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? जो राज्य दिए गए हैं उनको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। तो राज्यों को देख लेते हैं। सिक्किम बना 1975 में, जो कि मैं 3 बार बता चुका हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश 87 में बना। नागालैंड 63 में बना और हरियाणा 66 में बना। तो इसको क्रम के अनुसार आप लगा सकते हैं। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आईएएस के प्री एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। देखिए 2000 में 3 राज्य गठित किए गए थे। 1 नवंबर 1 नवंबर को गठन हुआ था और 9 नवंबर को गठन हुआ था और 15 नवंबर को गठन हुआ था। 1 नवंबर को गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर को गठन हुआ था उत्तरांचल का, जो वर्तमान में उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, और 15 नवंबर को गठन हुआ था झारखंड का। तो आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ये आपका क्रम है और इनमें से अक्सर कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? RAS-RTS 2003 के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1, जो हमारा आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, यानी उस समय जो हमारी संविधान सभा थी उसमें इस बात को लेके बहस हो रही थी कि हमें कौन सा नाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपनाना चाहिए। इंडिया कहना चाहिए, भारत कहना चाहिए, या हिंदुस्तान कहना चाहिए। ऑफिशियली किस नाम से प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा? तो भारत को इंडिया अर्थात भारत दोनों नामों से आप उच्चारित कर सकते हैं। दोनों नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में अडॉप्ट कर लिए गए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, यानी जो नए राज्य हैं उनका गठन कौन कर सकता है? किसमें इस बात की शक्ति निहित है? यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद में। अगर आप अनुच्छेद 2, 3 और 4 पढ़ेंगे, मुख्यतः 2 और 3, इन दोनों ही अनुच्छेदों में आपको नए राज्यों के गठन की शक्ति मिलेगी। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि नए राज्यों के गठन का जो बिल लाया जाएगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों ही जो अनुच्छेद हैं वो नए राज्यों के गठन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। पीसीएस में 2009 में ये सवाल पूछा जा चुका है। यानी जो आंध्र प्रदेश है वो भाषाई आधार पर गठित किया गया। कब गठित किया गया? तो सन पूछी गई है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया और भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था, पहला ऐसा राज्य था जो लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नए राज्य के गठन कार्बाउट की शक्ति निहित है, यानी नए राज्य का गठन कौन करेगा? तो क्वेश्चन वही है, इसके नए राज्य का गठन करेगी संसद। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसमें भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन और ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। पीसीएस प्री 2008 में ये प्रश्न आ चुका है। तो हम भारत को राज्यों का समूह कहते हैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, राज्यों का समूह होगा, संघ होगा। तो सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत को क्या माना गया है? पीसीएस प्री 2008 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन या ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। तो भारत जो है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
और इंग्लिश में कहा गया है इसे यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए या एक नया राज्य समावेशित किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? यूपी लोअर स्पेशल एग्जाम प्री 2008 में ये पूछा जा चुका है। तो संविधान की अनुसूचियों के विषय में एक हमारी क्लास बनी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ मेमोराइज करने वाली होता है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं, ऑप्शन नंबर बी 3री, ऑप्शन नंबर सी 2री और ऑप्शन नंबर डी पहली अनुसूची। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संशोधन करना अपरिहार्य हो जाएगा क्योंकि उसमें राज्यों और उसके संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत संघ नहीं है। कथन ए दिया गया है कि भारत संघ नहीं है और कारण बताया गया है किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। और इनके ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगर हम कथन और कारण दोनों पर थोड़ा सा नजर डालें तो हम देखते हैं कि भारत संघ नहीं है, जबकि हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि भारत एक यूनियन है यानी कि संघ है। प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसलिए कथन ए गलत हो जाता है। कथन ए गलत है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने पहला ही गलत कर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। पहला गलत है और दूसरा सही है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है वह किसी राज्य की सीमा में, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और इसके लिए संघीय संसद को पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए इस संबंध में एक आयोग आया था और उस आयोग का गठन कब किया गया? तो वह आयोग आया था 1953 में। जबकि 1953 में जिस समय पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद में फिर एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जो कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन की जांच करेगा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना ठीक रहेगा या नहीं। उस समय पे दो आयोग आए थे, एक एसके धर आयोग आया था और एक जेबीपी कमेटी आई थी। हालांकि इन दोनों ही आयोगों ने इस बात की मनाही कर दी कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन नहीं किया जाना चाहिए, राज्यों का गठन किया जाना चाहिए उनकी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन और इसका दूसरा कथन है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 है या कथन नंबर 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या करते वक्त आपको बताया था, जेबीपी कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अगर आप तथ्यों की बात करें और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरीके से पढ़ा है और आपने या आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, मैं लगातार भी पिछले 2-3 क्वेश्चंस की व्याख्या करते वक्त ये बोल चुका हूं कि भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का संघ होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, यानी जो कथन 1 है वह सही हो जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए भी मैंने बोला था कि इसके धर आयोग ने भी प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी और पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा की थी। इसका कथन नंबर 3 भी सही है। जेबीपी कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने भी पुनर्गठन के लिए, राज्य पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को वरीयता नहीं दी और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अतः ये तीनों कथन जो है वह सही हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? राज्यों का निर्माण करने के लिए कौन सी एक उपबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं है? पीसीएस मेंस 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके राज्यों का गठन किया जा सकता है, राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, और ये तीनों ही शक्तियां भारतीय संसद को मिली हुई हैं, और इसके लिए भारतीय संसद पूर्ण रूप से अधिकृत है। हालांकि वह ऐसा कोई भी संशोधन करने से पहले संबंधित राज्य से उसकी इच्छा पूछेगी, लेकिन वह इच्छा मानना या ना मानना पूरी तरीके से भारतीय संसद पर निर्भर करता है। अतः इसके संबंध में ऑप्शन नंबर डी जो है वह सीधे सीधे गलत हो जाता है। यही एक उपबंध जो है वह इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जो भारत में संघात्मकता के लक्षण दिए गए हैं, संघीय लक्षण दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो संघात्मकता के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर सी इकहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर आपने संघात्मकता के लक्षणों को पढ़ा है, इसके संबंध में एक मेरी क्लास आई हुई है, संघात्मकता के लक्षणों को मैंने बताया हुआ है। संविधान के सैलिएंट फीचर्स के अंतर्गत मैंने इस बात की व्याख्या की हुई है। तो केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, अगर शक्तियों का बंटवारा ठीक तरीके से किया हुआ है तो ये संघात्मकता का लक्षण होता है। लिखित संविधान भी संघात्मकता के लक्षणों में जाना जाता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघात्मकता के लक्षणों में जानी जाती है। जबकि इकहरी नागरिकता जो है वह एकात्मकता के लक्षणों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? भारत में जो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया गया है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह क्या डिफाइन करता है, किस किस तरीके से हम जान सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में? ये आईएएस 2015 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्या यह संसदीय प्रणाली का लक्षण है? ऑप्शन नंबर बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो सरकार है उसका एक बेसिक लक्षण ये होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो कार्यपालिका होती है, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो कार्यपालिका है उसे जवाबदेह रहना पड़ता है, किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति, और यह संसदीय प्रणाली का एक मूलभूत लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है कि संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, कहां से संविधान बनना शुरू हुआ, सबसे पहले किस देश में संविधान बना? तो सबसे पहले संविधान बना था अमेरिका का, वो भी रिटन संविधान बना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विषय में सही विशेषता बताता है? यूपीपीसीएस मेंस 2014 में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये भी बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। अतः इसमें ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, और ये सारे तथ्य जो हैं वह व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, किसे हम संवैधानिक सरकार मानेंगे? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यानी ऐसी सरकार जो राज्य की सत्ता के हित में, जो राज्य के हित में यानी सरकार के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे, या ऐसी सरकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाए।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। संवैधानिक सरकार वह है यानी कि ऐसी सरकार जो व्यक्ति के हित के लिए, किसके हित के लिए? व्यक्ति के हित के लिए सरकार पर प्रतिबंध लगाए, राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर ए गलत है। केवल वी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? भारत में जो नागरिकता है, भारत की जो सिटीजनशिप है, उसके विषय में कौन सी विशेषता सही है? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या ऑप्शन नंबर डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, भारत में किसी अन्य नागरिकता की बात नहीं कही गई है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो, भारत में बिहार या एमपी या महाराष्ट्र या यूपी या पंजाब की नागरिकता अलग मिलती हो और भारत की नागरिकता अलग मिलती हो, ऐसा भी नहीं है। भारत में एकल नागरिकता, और वह कौन है? भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजनशिप, एक ही व्यवस्था है। तो इसके विषय में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, और ये 41वीं बीपीएस प्री एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। किस माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए जन्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी बैंक में धन जमा करके। जो भारत में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं वे अनुच्छेद 5 से लगा करके अनुच्छेद 11 तक हैं, और यह संविधान का भाग 2 है। इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि भारत की नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती है। साथ ही इसके साथ में एक नागरिकता के संबंध में एक प्रावधान आया था 1955 में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये भारत में जन्म द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त होती है, और किसी भूभाग को अगर भारत अपने अंदर समेट लेता है तो वहां के नागरिक भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जो इसके विषय में सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि अगर आप भारत में किसी बैंक में धन जमा कर दें और उसके आधार पे कहें कि आप भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष शर्तें होती हैं, उनको आपको पूरा करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह यानी योग्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो भारतीय कार्ड धारक या प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ऑप्शन नंबर बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए या पाकिस्तान चले गए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। कौन ऐसा कैंडिडेट है जो भारत का नागरिक, ओसीआई कार्ड धारक नागरिक नहीं बन सकता? तो जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं वह तो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक हो जाएगा, अवयस्क बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो भारत का नागरिक है और मान लिया कि वह अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर लेता है, तो वह अमेरिकन लड़की कुछ कंडीशंस को फॉलो करने के बाद में भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकती है और वह भारतीय नागरिक बन सकती है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के विषय में भारत सरकार के स्पेशल नियम है। पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक इंडिया की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता, अतः विकल्प नंबर सी सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यूपीपीसीएस मैथ्स 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ऑप्शन नंबर डी संसद।
नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जाए और किस तरीके से नागरिकता का व्यापन होगा, इस संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वह भारत का संविधान का आर्टिकल 11 जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 11 इस बात को पूर्ण रूप से संसद को ये अधिकार देता है कि वह किस तरीके से अपने कानून बनाए नागरिकता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है पंजीकरण के तहत, जो भारतीय नागरिक हैं नागरिकता प्राप्त करने चाहते हैं, भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको कम से कम कितने वर्ष भारत में निवास करना होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष या ऑप्शन नंबर ई 10 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। 27वें सवाल को देखते हैं। तो भारतीय भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया या निर्माण किया गया? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री एग्जाम 2007 में सवाल आया था। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 1953 में पोट्टी श्री रामुलु जिन्होंने उस समय अनशन किया था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी डेथ के बाद में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सिक्किम भारत का एक सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया। बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में सवाल पूछा जा चुका है कि किस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में एसोसिएट राज्य बनाया गया? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 30वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 32वां, ऑप्शन नंबर सी 35वां या ऑप्शन नंबर डी 42वां? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 35वां। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो सिक्किम है उसे एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला था। और इसके जस्ट बाद में आपको क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत तरीके से एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? सिक्किम से ही लगा हुआ क्वेश्चन है और ये पीसीएस मैथ्स 2005 में ये सवाल पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है 34वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 35वां, ऑप्शन नंबर सी 36वां या ऑप्शन नंबर डी 37वां? तो इसका आपका सही जवाब हो जाता है 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से जो है वह सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में सवाल पूछा जा चुका है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 25 या ऑप्शन नंबर डी 20? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि लोकसभा में कुल मिला के अभी तक 552 सीटें हैं। 552 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वह एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं। 550 सीटें बचती हैं इस प्रकार से, और 550 में से यूटीज के लिए कितनी सीटें हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को लाइक करके उत्साहवर्धन कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए।